हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का है पाउली का अपवर्जन नियम। डालिए हेडिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है हेडिंग तो कल पढ़ी होगी। हेडिंग पढ़ चुकी थी। पाउली का अपवर्जन नियम समझाया भी था मैंने कुछ। ठीक है ना। पाउली एक्सक्लूजन रूल समझा भी था मैंने कुछ। तो आज लिखने वाला प्रोसेस है। चलिए लिखिए। लिखिए इसमें सन 1925 ईस्वी में, सन 1925 ईस्वी में उल्फ गांग पाउली ने, लिख लोगे ना। देखो, पाउली ने किसी तत्व के परमाणु में किसी तत्व के परमाणु में किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया एक नियम प्रतिपादित किया जिसे 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 पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार नई लाइन से, और कामा इन्वर्टर कामा के अंदर लिखना। कामा इन्वर्टर कामा के अंदर लिखना। देखिए, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की किसी भी परमाणु में किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं चारों क्वांटम संख्याओं चारों क्वांटम संख्याओं के मान के मान एक समान नहीं हो सकते। एक समान नहीं हो सकते। कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर दो। अथवा मैं चाहो तो ऐसे भी लिख लो इसको। अथवा में किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की
दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं चारों क्वांटम संख्याओं चारों क्वांटम संख्याएं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसके नीचे लिख लीजिए नई लाइन से। इससे स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से इससे स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता रखता है। यदि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए NLM के मान यदि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए NLM के मान समान हो भी गए तो S का मान अवश्य भिन्न होगा। देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। मैग्नीशियम Mg के 11वें व 12वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। देखो, Mg का परमाणु क्रमांक 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 4 10 और 2 12 हो गया। तो 10 यहां तक 10, और इसमें जो है 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन 3s2 में है। तो 3s2 में 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान इसी प्रकार से 3s2 में 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान
देखो 3s2 N L M S 3s2 N L M S। अब चेक करो S P D F उपकोष L बराबर 0 1 2 3, तो n बराबर कितना है, आगे कितना लिखा 3, आगे कितना लिखा 3। उपकोष कौन सा S उपकोष के लिए L का मान कितना है 0 0। M आप समझ सकते हो 0 ना प्लस में ना माइनस में, यानी कि एक अच्छा 0, इसमें भी एक अच्छा 0। 10 हो चुके थे 11, यहां खत्म हुआ 0, ऊपर की ओर है प्लस हाफ, इसमें है 12वां, तो ये हुआ 11वां और ये हुआ नीचे वाला ये 12वां इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे है इसके ऊपर कितना है 0, नीचे की ओर है माइनस हाफ। n का मान 3, n का मान 3, l का मान 0, l का मान 0, m का मान 0, m का मान 0, लेकिन s का मान प्लस हाफ माइनस हाफ, चेंज है, यही बात कह रहा था। ठीक है, क्लियर है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके नीचे नोट कर लीजिए, हो गया, मिटा दें, मिटा दें, चल अब आगे एक छोटा सा पॉइंट लगा लो, नोट करके, नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट है, यह नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है, यह नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1s1, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं इसमें है ना, तो इसलिए इस पे लागू नहीं होता, बाकी सब पे लागू होता है ये नियम। ठीक है ना, तो ये नोट में बना लीजिए और अगली हेडिंग डालिए, पाउली के अपवर्जन नियम के महत्व या महत्व। ठीक है, महत्व, तो देखिए इसके महत्व क्या है, लिखिए, नंबर 1, किसी कोश में किसी कोश जानते हो ना, जो n बराबर था, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये कोश थे हमारे। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, 2n² होती है। जैसे मान लीजिए n बराबर 1 है, तो मतलब पहला कोष या पहले कोष में इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखा है 2n², 2 गुणे n का मान 1, 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया। ऐसे n बराबर 2, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन 2n², 2 गुणे 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 4 दूनी 8, दूसरे कोष में 8। सिंपल सा है, चेक कर लो। दूसरे कोष में 8 चेक कर लो। किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 है, जैसे कि 1s2, 2s2 और 2p कितना लिखोगे 2। देखिए पहले कोष में 2, देखिए इलेक्ट्रॉन 2 2 4, 4, यहां कितने हुए 6, देखो 4 2 6, 4 2 6 हुए, 2 और भर सकते हैं। नियान 10, 1s2, 2s2, 2p6। देखो पहले कोष में 2, n बराबर यहां देखो 1 है, n बराबर 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 है, देखो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। यही चीज बता रहा है हमको, वो यही चीज बता रहा है। आगे लिखिए। पहला हो गया पॉइंट, नोट कर लिया। अब दूसरा लिखिए पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए। मात तो है, दूसरा लिखिए। दूसरा है किसी कोष में उपकोष की संख्या उपकोष की संख्या उपकोष की संख्या n के बराबर होती है। n के बराबर होती है, ठीक है। 2 के बाद 3 नंबर, 3 नंबर देखिए। s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन तथा f उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे यह भी पता चल जाता है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एसपीडीएम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता देता है। किसी कोष में ऑर्बिटलों
जानते हो ना ऑर्बिटल, कक्षक, कक्षक की संख्या n स्क्वायर होती है, n स्क्वायर होती है। मतलब ये तो पता है, ये भी पता होगा। ये देखो n स्क्वायर होती है किसी कोष में ऑर्बिटल, कक्षक, जैसे कि n बराबर 1, n बराबर 1, तो कोष जो है कौन सा है, पहला, तो पहला कोष है, तो इसमें जो है कक्षक की संख्या क्या हुई, तो कक्षकों की संख्या क्या होगी, चेक करो क्या लिखा है, n स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्ग, कितना हुआ 1, हो गया। ऐसे ही n बराबर 2, तो कोष कौन सा है, दूसरा कोष, तो कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या चेक करो, n स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4, इसमें 4 कक्षक होंगे। कैसे देखो, दूसरे वाले में s आता है और p आता है, दूसरे कक्षक में s भी है और p भी उपकोष है, तो s में 1 और p में आपके 3, तो 1 और 3 कितना हुआ 4, इसलिए दूसरे में 4, ऐसे निकाल लेना 3 4 5 जितना भी करना चाहो, ठीक है। अगला नंबर लिखो, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 लिखो। प्रत्येक कक्षक या ऑर्बिटल में, प्रत्येक कक्षक या ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण में, विपरीत चक्रण में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखो मान लीजिए नाइट्रोजन है 7, 1s2 2s2 2p3, समझना ये पहला है 1s2 के लिए, 2h2 भाई s में एक ही होती है, एक बना रहा हूं, 2p3 के लिए। अब समझो s 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर, हुंड के नियम, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, यही कह रहा है। देखो प्रत्येक कक्षक या ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण में, तो एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, विपरीत, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी की ये सुइयां हैं, ठीक है, घड़ी की सुइयां, तो ये इधर घूमेंगी तो क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं, जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और अगर घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमे, मतलब घड़ी की सुइयां इस तरफ घूमती हैं, अगर ये इस तरफ घूमे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इसमें एक ऊपर एक नीचे, इसमें देखो 3, 1 2 3, सबसे पहले एक एक, फिर उसका युग्मन करेंगे हुंड के नियम के अनुसार, ये तीन तो कुछ करेंगे नहीं इसमें, हो गया। चलिए ये महत्व कंप्लीट, ठीक है, ये महत्व हो चुके हैं इसके। धन्यवाद।